हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडी चैप्टर के सबसे लास्ट का चैप्टर, लेसन नंबर 12 या चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद आप लोगों को कोई भी और चैप्टर नहीं पढ़ना है और इससे पहले के जितने भी चैप्टर थे उन सारे चैप्टर के एक एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव सब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट तरीके से पढ़ा चुके हैं। अगर आप हर एक चीज को अच्छा से समझ गए हैं तो एग्जाम में फुल मार्क्स आपको आएगा। इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछेगा अगर आपका तैयारी अच्छे तरीके से हुआ है तो। चलो लास्ट चैप्टर है, पढ़ते हैं और फाइनली हम लोग बिजनेस स्टडी को जो है वो खत्म करते हैं। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है हम लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ जी, क्या प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है, फिर बात करते हैं प्रोटेक्शन का। कंज्यूमर का मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, उसको यूज करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। अब अगर मान लो कोई कंज्यूमर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है तो अगर उसके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, उसका शोषण किया जाता है, मतलब कि उन लोग से कस्टमर से या कंज्यूमर से ज्यादा पैसा वसूल लिया गया, घटिया माल का सामान दिया गया, मिलावटी सामान बेचा गया है या एक्सपायरी सामान बेचा गया है, या किसी भी तरीके से अगर कोई भी कस्टमर के साथ शोषण किया जाता है, कस्टमर को गलत माल बेचा जाता है, ज्यादा पैसा वसूला जाता है, शोषण किया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 को। कब बना था? 1986 को इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग एक कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है क्योंकि कंज्यूमर को 6 राइट और 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिला है। इसके अलावे भी अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ हो जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यानी उनके शिकायतों को दूर करने के लिए कितना जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम, कितने जो है वो फोरम्स को बनाए गए हैं, ये सारा चीज को A to Z डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। लास्ट चैप्टर है, पहले से मेहनत करते हुए पढ़ रहे हो तो लास्ट चैप्टर को भी अच्छा से पढ़ो ताकि कोई भी कमी आप अपने तरफ से तो एटलीस्ट मत छोड़ो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ कुछ डेट पहले याद रखना है। हाँ, ये सब चीज हम अभी आप लोग को बताएंगे। एक डेट पहले, कुछ कुछ डेट याद रखना होगा, वो दिखाते हैं पहले। बाबा रे कितना लंबा है भाई। हाँ, ये कुछ कुछ डेट्स आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च 1983 को। याद रखना, वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च 1983 को मनाया, मतलब स्टार्ट हुआ था 15 मार्च को कंज्यूमर्स राइट डे मनाया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास्ड हुआ था? 1986 को। पास तो हो गया लेकिन वो इफेक्टिव कब से हुआ, यानी वो काम करना कब से स्टार्ट किया? तो 15 अप्रैल 1987 से। बन गया था 1986 को लेकिन काम करना कब से स्टार्ट किया? 1987 से। ठीक है, इतना डेट्स को आप याद रखोगे। अब आते हैं क्वेश्चन ऊपर में, लंबा चैप्टर है थोड़ा ना। चलो देखो, अब आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में जो बोल रहा है हम लोगों को व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? तो बोल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय अनफेयर टेक्टिक ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। यानी कभी भी अगर किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी कंज्यूमर के साथ उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, इन लोगों का शोषण किया जाता है, अब वो चाहे अनफेयर बिहेवियर हो प्रोड्यूसर के तरफ से या सेलर के तरफ से, अगर कोई भी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, अधिक सामान का दाम वसूल लिया, घटिया सामान बेचा, मिलावटी सामान बेचा, आपको टूटा फूटा सामान दिया, एक्सपायरी सामान दिया, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेड बाय वेरियस वेज लाइक बेड क्वालिटी ऑफ गुड्स, हाई प्राइस एंड लेस वेट एटसेट्रा बाय द सेलर। बोला गया है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट दिस अनफेयर टैक्टिक्स। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्हीं सब चीजों से ही जो है एक कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है व्हाट आर नीड्स और इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जरूरत क्यों है या क्यों पड़ा? तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देयर आर द स्पेसिफिक रीजन दैट मेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एब्सोल्युटली एसेंशियल इन इंडिया। ये कुछ कारण है जिसके वजह से इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। पहला पॉइंट बोल रहा है इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिक की वजह से,
इसके बाद सेफ्टी फ्रॉम अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, जो जो निम्न क्वालिटी की वस्तु होती है या जो गुणवत्ता वाली वस्तु नहीं होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल सपोर्ट कस्टमर को मिले। इसके बाद टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर, कंज्यूमर को जो है ये पता हो कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है वो सही है। इसके बाद पॉलिटिकल कमिटमेंट, इसके बाद कॉम्पनसेशन ऑफ इनकन्वीनियंस, अगर उसके साथ कुछ होता है, उसके साथ का मतलब है कंज्यूमर के साथ, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उसको कंपनसेशन मिले। कस्टमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, और कस्टमर को देख करके ही जो है वो बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए। इसके बाद पब्लिक सपोर्ट मिले, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप, और इससे जो है लोगों का या जनता का जो है वो विश्वास बने। इस वजह से जो है इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जरूरत था। और पता है पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले बहुत ज्यादा आप देखते होंगे पुराने फिल्मों में जो बेचने वाले लोग होते हैं, मेरा बात का गलत मत समझना कोई, लेकिन जो है वो मिलावटी का सामान बेचते थे, काला बाजारी करते थे, ज्यादा पैसा वसूल लेते थे, मिलावट करके सामान बेचते थे, वो सब जो है आजकल देखने को कम हो गया। होता है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है भाई। चोरी धंधली कहाँ नहीं चलता है, पहले भी होता था, अभी भी होता था, लेकिन एटलीस्ट नियम कानून बन जाने के बाद अब लोगों में उसके प्रति डर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, व्हाट आर कंज्यूमर्स राइट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज अमेंडेड इन 1993 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन में पूछता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग कंज्यूमर्स को 6 राइट्स मिला है। सबसे पहला क्या राइट्स है? सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कंज्यूमर्स को ये राइट मिलता है कि वो उन्हीं चीजों को खरीदे जो उनके लिए सही है। अगर कोई ऐसा चीज जो उनके लिए और उनके प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक है वो उनको ना खरीदे, उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेज डाउन दैट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बोला गया है, प्रोड्यूसर बोला जा रहा है कि जो कंज्यूमर है उसको राइट होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कोई कस्टमर अगर चाहे तो वो उस गुड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान सकता है कि वो गुड्स क्या है, उसको किस तरीके से यूज करना है, कौन कौन सा मटेरियल उसके अंदर है, उसका क्वालिटी कैसा है, हर एक चीज के बारे में वो जो है प्रोड्यूसर से या सेलर से उसके बारे में जान सकता है। ये उसका राइट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट टू चूज, इसका मतलब है एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द राइट गुड्स फ्रॉम हिज और हर लाइकिंग। द प्रोड्यूसर और सेलर शुड नॉट फोर्स द कंज्यूमर टू बाय ए पार्टिकुलर ब्रांड ओनली। कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब है कि राइट टू चूज का मतलब है कंज्यूमर्स को ये राइट मिला है कि वो अपने हिसाब से जो है वो चीजों को सिलेक्ट कर सके, उनको जो चीज अच्छा लगे, जो चीज उनको पसंद हो वो उन्हीं चीजों को खरीदे, ना कि सेलर या प्रोड्यूसर उनको जबरदस्ती जो है वो कोई सामान बेचे। आप कभी भी अगर मार्केटिंग जाते होंगे, कोई भी सामान को अगर आप खरीदते होंगे तो तभी खरीदते हैं जब आपको उसका मन लगे। अगर दुकानदार आपको 10 साड़ी दिखा दिया या 10 कपड़ा दिखा दिया, अब आपको अगर कोई कपड़ा पसंद नहीं आया तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि भाई आपको ये लेना ही है क्योंकि आपको दिखाएं। नहीं, अगर पसंद आएगा तो लो, नहीं पसंद आएगा तो मत लो, ये आपका राइट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट टू हियर्ड। राइट टू हियर्ड का मतलब है कि इन केस ऑफ कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, he or her has the right to be heard and be ensured that his या her interest could receive due consideration at appropriate forums। इसका मतलब है कि अगर कभी भी इतना होने के बाद भी अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉइटेड हो जाता है, उसका शोषण हो जाता है, तो उसको ये राइट्स मिला है कि वो इनका जो है वो शिकायत किसी भी फोरम पे करे। और जिन भी फोरम पे, फोरम का मतलब जहां इन शिकायतों को सुना जाएगा, आगे हम बताएंगे 3 फोरम होता है, ठीक है। तो वहां इन शिकायतों को सुनने के लिए जो है लोग बैठे हैं, यानी जज लोग बैठते हैं और इनके शिकायतों को जो है वो जल्दी से जल्दी सुना जाता है। ये कंज्यूमर्स का राइट है, राइट टू बी हियर्ड यानी सुने जाने का अधिकार। इसके बाद राइट टू सीक रेडिशनल, इसका मतलब है द कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रेडिशनल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। द राइट अंश्योर्स
द राइट अंश्योर्स जस्टिस ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर कभी भी उसके साथ कोई शोषण हो जाए तो शोषण की वजह से उसको जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को वो वापस ले सकता है, ये उसका राइट्स है और ये चीज उसको मिलता है वापस। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एवरी कंज्यूमर हैव द राइट टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी किसी भी कंज्यूमर को ये राइट मिला है कि वो अपना राइट्स जो है वो जान सके कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या राइट्स और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उन लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये 6 राइट्स है किसके रिगार्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग ये 6 राइट्स जो है वो मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, जिस तरह से राइट्स मिला है उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला है, यानी जब आप कभी भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो या कोई भी कंज्यूमर या कोई भी कस्टमर, हम हैं चाहे आप हो या कोई भी हो, हम लोग जब कभी भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं तो हम लोगों को खरीदते समय इन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम लोग इन चीजों को ध्यान नहीं रखें और बाद में अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले है कंज्यूमर एजुकेशन, हम लोगों का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोगों को हर चीज के बारे में जानना चाहिए कि कौन सा गुड्स जो है वो राइट्स है और कौन सा गुड्स जो है वो रॉन्ग है, और जो अच्छा गुड्स है हम लोग वो लेंगे और जो खराब गुड्स है वो नहीं लेंगे। अगर हम लोगों को अपना एजुकेशन के बारे में पता नहीं होगा तो हम राइट्स नहीं ले सकते। ठीक है, ये पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर एजुकेशन आपको लेना चाहिए। ठीक है, आते हैं दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइज बाइंग, यानी बुद्धि, खरीदते समय जो है वो थोड़ा बुद्धि का यूज करना। जब कभी भी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हो तो देख के खरीदना, उन चीजों को खरीदना जो अच्छे ब्रांड का हो, उन चीजों को खरीदना जो अच्छे कंपनी को हो, उन चीजों को खरीदना जिसका ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग अच्छा से हुआ है। अब मान लो कि आप सस्ता के चक्कर में अगर आप घटिया सामान खरीद लिए तो बाद में जो है आप उसका ब्लेम करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप खरीदते समय ही बेवकूफी किए थे। सपोज कर लो आप चप्पल पहनते हैं, चप्पल होता है आपको 6 नंबर का, दुकानदार भी आपको बोल रहा है कि आपको 6 नंबर का चप्पल होगा, अब आप अपने जिद से जो है वो 7 नंबर का चप्पल लेकर के आ गए और जब घर आके देख रहे तो वो नंबर जो है आपको जो चप्पल का बड़ा हो रहा है, तो इसमें जो है आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका, आप खरीदते समय ही इसके बारे में ध्यान नहीं दिए। तो ध्यान रखना है, खरीदते समय वाइज बाइंग, यानी खरीदते समय ध्यान दे के खरीदना है। इसके बाद वॉच डॉग अप्रोच, अब आप इस वॉच डॉग अप्रोच का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना, कि अगर आपके साथ कोई भी शोषण होता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसके बारे में जो है वो कंप्लेन करो, या कोई आपके साथ अगर शोषण करता है, आपके साथ अगर एक्सप्लॉइटेड करता है तो उसके बारे में जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लेन किया करो। ठीक है, इसके बाद सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, आप जब कभी भी कोई भी सामान खरीदो, चाहे 1 रुपया का खरीदो, 10 रुपया का खरीदो, 100 रुपया का या 500 रुपया का, कितने भी रुपया का सामान खरीदो तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप अपने पास जरूर रखना। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक आदमी जो है चास, इधर बोकारो में एक जगह है चास, वहां से जाकर के वो एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद लिया था। अब मिक्सर ग्राइंडर खरीदा तो उसको 1 साल का जो है वो वारंटी मिला था, 1 साल का वारंटी। और वो आदमी जो है जहां से मिक्सर ग्राइंडर खरीदा था, दुकानदार बोला था कि इस बिल को अच्छा से रखिएगा, कोई भी दिक्कत होगा मेरे पास आइएगा, हम इसको रिपेयर कर देंगे। ठीक है, 2 महीना हुआ और वो आदमी जो है ना पूरा सब सामान उसका यहाँ वहां कर दिया, उसका डिब्बा, उसका कागज सब फेंक फाक दिया वहां। ठीक 2 या 3 महीने बाद उसका जो मिक्सर ग्राइंडर है वो हो गया खराब। अब खराब हो गया तो हमको बोला क्या करेंगे, तो हम बोले देखो ये तो भाई 1 साल का वारंटी पीरियड में रहता है, अगर वारंटी पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो लेकर के जाइए, वहां पे आपको बना देगा। तो अब ये चला गया दुकान, और दुकान में जाने के बाद दुकानदार सबसे पहले उसको यही बोलता है कि इसका डॉक्यूमेंट कहाँ, इसका बिल कहाँ, इसका रसीद कहाँ। तो वो बोल रहा है कि बिल और रसीद तो लाए नहीं। तो बोला बिल और रसीद नहीं लाइएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप इसको कब खरीदे थे। इसलिए जो, और बाद में वो दुकानदार जो है उसको सामान नहीं बनाया, और बना भी कैसे देगा भाई, क्योंकि अगर वो बनाएगा तो भाई उसको बिल चाहिए ना, तब तो वो देखेगा कि ये 1 साल वारंटी में है या वारंटी पीरियड से एक्सपायर हो गया। फिर वो मेरे पास आया, अब हम बोलने उस दुकानदार को पूरा एकदम अनाप शनाप बोलने लगा। तो हम बोले उसको कि इसमें दुकानदार का क्या गलती है, आपको तो बिल रखना चाहिए था ना, कम से कम 1 साल तो आपको बिल संभाल के रखना था। तो आप बोला क्या करेंगे, तो हम बोले कि किसी प्राइवेट दुकान के यहाँ जाकर के इलेक्ट्रीशियन से जाके बनवा लीजिए। तो वो जाकर के जो है वो बना लिया। इसलिए जब कभी भी हर कंज्यूमर का ये राइट बनता है कि जब वो कभी भी किसी चीज को खरीदे तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल करके रखे, ये राइट्स है। ठीक है, इसके बाद रीड लेबल केयरफुल्ली, ये जो लेबल्स होता है यानी उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी लिखा होता है, कि जैसे प्रोडक्ट में जो भी जानकारी वगैरह लिखा होता है उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसके अलावे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, इसके अलावे कुछ और होगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 6 राइट्स मिला है और 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। क्लियर।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What are legal protection to consumers passed the government of India which helps in protection of consumers interest? मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना चीज को बनाया गया है, तो ये सब इंडिया का कुछ कुछ स्पेशल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। अब हम ये चीज आप पे छोड़ रहे हैं, अगर आपको मन करे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज तो आप इन चीजों को लिखो, अगर मन नहीं करेगा तो आप इन चीजों को नहीं लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन आगे आप जब ग्रेजुएशन करोगे तो ये सब आपको वहां पे हेल्प करने वाला है, ठीक है। मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो छोड़ देना। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको लग रहा है मे बी चांसेस है इस साल पूछ दे। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक्सप्लेन। एक तो हम बोले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बना था ना, उसको सुधार करके उसको अमेंडमेंट करके 2019 में 2019 में अभी कुछ दिन पहले 2019 में जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था। अब इसका क्या खासियत है, तो बोल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया सबसे अच्छा डिसीजन है जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। दिस एक्ट शोज राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये एक्ट जो है वो कंज्यूमर्स के राइट्स को दिखाता है। द एक्ट रिकॉग्नाइज कंज्यूमर्स राइट्स टू सेफ्टी, और वो उनको सेफ्टी रखता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी सिक्स रेडिसरल एंड राइट टू बी कंज्यूमर्स एजुकेशन। यानी अभी हम लोग जितना भी कंज्यूमर्स एजुकेशन में राइट्स पढ़े थे ना, वो सारा राइट्स एक्चुअल में कब का मिला हुआ है, 2019 के रिगार्डिंग जो है वो मिला हुआ है। The central and state level consumer protection council are functioning in all state and all union territory of India। और ये जो चीज है वो सब जगह पे जो है वो क्या करता है, काम करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग मिलने वाला कुछ कुछ फीचर्स, तो ये देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ये कुछ कुछ फीचर्स है, ठीक है। अप्लाइड टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सभी टाइप के गुड्स पे लागू होता है। आप कोई भी गुड्स को खरीदो, 1 रुपया, 100 रुपया या 1000 रुपया, हर टाइप के गुड्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है। कवर ऑल द सेक्टर वेदर्स, हर सेक्टर को ये कवर करता है। प्रोविजनल ऑफ एक्ट होता है, एक्सप्लेन राइट्स होता है, और पावर बिहेवियर होता है। ये सारा चीज जो है वो फीचर्स है, ठीक है, पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ए कंज्यूमर्स हाउ टू फील कंप्लेन। अगर किसी कंज्यूमर्स के साथ कोई शोषण हो जाए, कोई एक्सप्लोटेशन हो जाए, अब उसको कोर्ट में जाकर के अगर कंप्लेन करना है तो कैसे करेगा। कमाल का बात पता है क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लो कॉस्टली वाला होता है। यानी अगर मान लो हम कंज्यूमर हैं या आप कंज्यूमर हैं और हम दोनों में से किसी के साथ भी अगर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, अब हमको कंप्लेन करना है, तो कंप्लेन करने के लिए पहले वकील को पकड़ो, एफआईआर करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या करना है, कोर्ट में जाना है, जो फोरम होता है फोरम में जाना है, फोरम में जाकर के एक एप्लीकेशन लेना है, और एप्लीकेशन में जो है अपना सारा चीज भरना है, और भर करके डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेन कर देना है केस। ना तो आपको वकील का जरूरत है, ना तो आपका पुलिस का जरूरत है, ना ही किसी थर्ड पार्टी का जरूरत है, और बहुत ही कम कॉस्ट में आप जो है वो जाकर के कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप आगे जाकर के केस जीत गए तो आपको जितना भी इन सभी चीजों में पैसा खर्च हुआ है वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। आया समझ में। चलो अब कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, तो पहला स्टेप बोला है टू कंप्लेन कैन बी रिटेन ऑन ए प्लेन पेपर। अपने कंप्लेन को एक प्लेन पेपर में लिखो पहले। इट शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ द कंप्लेन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपोजिट पार्टी। आप अपना पूरा डिटेल लिखना, कौन है, नाम क्या है, और आप जिसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, वो जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं, उसका भी डिटेल आप लिखोगे। ऑल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कंप्लेन मस्ट बी मेंटेन। अब जिस चीज के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ, उन चीजों को आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एक्सचेंज इन द कंप्लेंट शुड बी अटैच। अब जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो उस चीज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट को आप उसमें अटैच करोगे, ठीक है। द रिलीफ विच द कंप्लेंट्स वांट्स टू सीक मस्ट बी मेंटेन। इसके बाद आपको क्या रिलीफ चाहिए, रिलीफ का मतलब है कि आपको इसके अलावे जो है क्या मानहानि चाहिए। मतलब आपका कंप्लेन है कि मेरे साथ इतना रुपया का फ्रॉड हुआ है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, क्या आपको जो है वो रिलीफ चाहिए, वो भी आप उसमें लिखोगे। इसके बाद द कंप्लेंट शुड बी साइंड बाय द कंप्लेटेंट और हिज अथोराइज्ड एजेंट। अब उसमें हुआ तो क्या तो खुद कंप्लेन करेगा, या अगर मान लो किसी वकील को रखा है, जो जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर वकील को रखे तो उसका साइन होगा।
इसके बाद इट इज नॉट कंपल्सरी टू एंगेज ए लॉयर, ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए एक लॉयर हो, आप खुद से भी कंप्लेन कर सकते हो। इज इट क्लियर? आगे समझ में? ठीक है, चलो आगे। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है डिस्क्राइब 3 टियर मशीनरीज फॉर रेसिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो किसी भी कंज्यूमर के साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कोई शोषण हो गया, तो वो उन शिकायतों को कहीं ना कहीं तो जाके करेगा। तो इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग 3 टियर बनाया गया है, यानी 3 जगह पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। सबसे नीचे लेवल पे जो काम करता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करता है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम पे आप तब जाओगे जब आपका कंप्लेन 1 करोड़ से कम का है। आपका कंप्लेन अगर 1 करोड़ से कम का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर के कंप्लेन करोगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी कोर्ट का फोरम में जाके कंप्लेन करोगे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट फोरम। स्टेट फोरम मतलब होता है स्टेट लेवल पे होता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पे स्टेट फोरम। स्टेट फोरम में आप तब जाके कंप्लेन करोगे जब आपका शिकायत 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है, यानी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जब शिकायत है तो आप स्टेट कमीशन में जाओगे। और जब आपका शिकायत 10 करोड़ से ज्यादा है तब आप किस में जाओगे? तब आप जाओगे आपका नेशनल लेवल पे, यानी कि तब आप जाओगे आपका नेशनल लेवल पे। समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम बना, स्टेट लेवल पे स्टेट फोरम बना और नेशनल लेवल पे नेशनल फोरम बना, ठीक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कब जाओगे कंप्लेन लेके? जब आपका शिकायत कितना से कम हो? 1 करोड़ से कम हो, और 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम हो, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो स्टेट फोरम में जाओगे, और जब 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल फोरम में जाओगे, ठीक है। उन्हीं सब चीजों के बारे में जो है यहाँ पे लिखे हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, फिर यहाँ लिखे हैं स्टेट फोरम क्या होता है, फिर यहाँ लिखा गया है नेशनल फोरम क्या होता है। अभी जो हम समझाए वही चीज होता है, पढ़ लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इन तीनों फोरम के बीच कुछ कुछ डिफरेंस, जो इंपॉर्टेंट चीज बनता है, तो इन तीनों ही फोरम में क्या क्या डिफरेंस होता है देख लो। तो इन फोरम के बीच सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका कंपोजिशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो है वो क्या क्या चीज आता है, कंपोजिशन। तो बोल रहा है कंपोजिशन मतलब होता है कितने लोग होते हैं। तो देखना डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या बोल रहा है, इट कंटेंट्स ऑफ 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो आपका शिकायतों को सुनेगा उसमें जज वगैरह बैठते हैं ना, तो कितने लोग होते हैं वहां? 1 प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर होगा। स्टेट फोरम में कौन लोग होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर, इसमें भी सेम होता है। और जो नेशनल फोरम में होता है इस कंस्टेंट 1 प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में सेम होता है, नेशनल में 1 प्रेसिडेंट और 4 उसका मेंबर है, ठीक। इसके बाद इसी तरीके से जो है वो इन सब का डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, अगर मान लो कि डिफिकल्ट लगता है, याद नहीं कर सकते तो नोट डाउन कर लो अभी, और अभी रोज रोज जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ो। एग्जाम से पहले हर एक चीज जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, बस हो गया। इतना ही चीज जो है हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो जी, फाइनली मेहनत खत्म हो गया। बिजनेस स्टडी में इतना दिन से जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, हिंदी को अलग, इंग्लिश को अलग, ऑब्जेक्टिव अलग, सब्जेक्टिव अलग, अब फाइनली बिजनेस स्टडी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को मेहनत करना है, मन लगा के बिजनेस स्टडी पढ़ना है। और अभी से ये नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ देना, जो भी चीज बिजनेस स्टडी को पढ़ाए हैं उसको रिपीट कर करके जो है वो अच्छा से आप पढ़ते रहना। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार याद करना, 2 बार में याद नहीं होगा, 3 बार याद करना, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन रोज रोज पढ़ना, ताकि आप 1 महीने के अंदर अंदर जो है पूरा कंप्लीट तरीके से हर एक चीज आपको कंटेस्ट याद हो जाए, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है, वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट हमको कीजिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।